हम लास्ट टॉपिक जो थे रीडिंग मानिया डिस्कस किए थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बनने वाला है कि 19th सेंचुरी, द 19th सेंचुरी। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए 19th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ कि हम कहीं ना कहीं हम इस चैप्टर को वहाँ से शुरू किए थे जहाँ से पेपर का खोज होता है। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले पेपर का जो खोज था वो चाइना में हुआ था। और किस सेंचुरी में? 6th सेंचुरी में। यानी 6th सेंचुरी से लेकर हम 19th सेंचुरी में आ चुके हैं। चाइना में जो मतलब पेपर का जो टेक्नोलॉजी रहा वो 6th सेंचुरी से लेकर लगभग 9 सेंचुरी 11 सेंचुरी तक रहा। इसका रीज़न ये था कि जो पेपर का जो टेक्निक है वो चाइना में से अगल बगल का जो देश था, जैसे जापान था, कोरिया था, इन सभी देशों में एशिया का जो एक मुल्क है उसी मुल्क में सिमट कर रह गया था। लेकिन 1295 ईस्वी में एक मार्को पोलो नाम के जो व्यक्ति थे वो इटली के निवासी थे। और वो क्या होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी को वो कहाँ लेकर जाते हैं? यूरोप में लेकर जाते हैं। दरअसल होता ही है कि बाकी जितने भी सारे टेक्नोलॉजी होता है, यूरोप जो है, यूरोप एक सेंटर रहता है और यूरोप जो होता है पूरी दुनिया को प्रोवाइड कराता है। लेकिन पेपर के मामले में, प्रिंटिंग के मामले में अगर देखा जाए तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये चाइना से यानी एशिया से यूरोप पहुंचता है 1295 में, यानी 13th सेंचुरी तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, जब वो यूरोप में जाता है तो यूरोप के इटली से होते हुए दूसरे देशों में, मतलब वो भी अगल बगल के देशों में फैलने लगता है। बाद में जाते हैं तो एक पहले जो था वो हैंड मैकेनिकल प्रिंटिंग था। गुटेनबर्ग नाम के एक व्यक्ति थे, गुटेनबर्ग जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैकेनिकल प्रिंटिंग का आविष्कार कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि प्रिंटिंग का जो प्रेस का जो एक स्पीड था वो क्या होता है, स्पीड में पकड़ लेता है। और दूसरा चीज़ ये होता है कि धीरे धीरे पढ़ाई को लेकर, ये रीडिंग को लेकर एक लोगों में एक तरह से दीवानगी देखने को मिलती है, रूमानी देखने को मिलती है। और जब यही गति से हम आगे बढ़ते हैं तो फिर मार्टिन लूथर किंग नाम के एक व्यक्ति आते हैं आगे। मार्टिन लूथर किंग पोप थे, उन्होंने पोप को चैलेंज करते हैं। फिर उसके बाद कई तरह के अभियान लगाए जाते हैं और लास्ट होते 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 जो फ्रांस की जो क्रांति होती है 1789 में, 1789 में, उसमें हम ये भी देखे थे कि कैसे फ्रांस की क्रांति में एक प्रिंट की, एक मतलब कह सकते हैं एक विचारों की कैसे भूमिका रही, किताब की कैसे भूमिका रही। हमने इस चीज़ पर भी डिस्कस किया था। अब जो है हमारा जो टॉपिक बन गया है 19th सेंचुरी, यानी 6th सेंचुरी से पढ़ते पढ़ते हम लोग किस सेंचुरी में आ गया है? 19th सेंचुरी। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ अगर हम समय के साथ अगर कोई चीज़ बढ़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से फ्रेशनेस देखने को मिलेगा, उसमें एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप किसी भी चीज़ को उठाकर देख सकते हैं। खुद मनुष्य को देखिए, मनुष्य की जो शुरुआती जो सभ्यता है वो एक बंदर की सभ्यता है, लेकिन बंदर से धीरे 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 हम कितना हद तक विकसित कर चुके हैं। और ये भी कहा जाता है कि आने वाले 200 साल, 50 साल, 100 साल में हमारा जो एक तरह से टेक्नोलॉजी है और ज़्यादा एडवांस वर्जन में देखने को मिलेगा। मोबाइल का जो पहला वर्जन था कितना मतलब सिंपल लेवल का था, लेकिन आज का वर्जन देखिए तो कहने का मतलब प्रिंटिंग भी वैसा ही होता है। पहला जो प्रिंटिंग था एक ब्लॉक प्रिंटिंग था, ब्लॉक प्रिंटिंग, लकड़ी के मतलब लकड़ी पे प्रिंट लगा के मुहर जैसे इस्तेमाल किया जाता था। फिर मैकेनिकल प्रिंटिंग आया। फिर आगे हम जाके देखते हैं कि बहुत सारा प्रिंटिंग में भी सुधार होने लगा, मेटल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। पहले ये था कि मतलब जो स्पीड जो था छापने का थोड़ा धीमा था। अब ऐसा हो गया कि 1 घंटे में 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार मतलब समझिए कि पेज को छाप दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि समय के साथ उसमें क्या हो रहा है, उसमें सुधार हो रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जब इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस प्रिंट से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, समाज है, वो बदल रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि प्रिंट समाज को कैसे बदल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंट आ गया है तो लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं, एजुकेटेड होना शुरू हो गए हैं, किताब पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, दुनिया की तमाम खबरों को अपने पास जानकारी हासिल कर रहे हैं। जो बौद्धिक विचार के जो लोग हैं वो अपने आर्टिकल्स को किताब के रूप में छपवाते हैं, लोग उसको पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद क्या होता है कि उसको समझ मतलब उनका एक बौद्धिक क्षमता क्या होता है, जागृत होता है। और इस तरीके से देखते हैं कि समाज का एक जो रूप है, सोचने की, समझने की, अपने विचारों को प्रभावित करने की, इन सभी चीज़ों में क्या होता है, एक परिवर्तन देखने को मिलता है। यही है हमारा एक क्या है, प्रिंटिंग प्रेस का इतिहास। अब चलिए देखते हैं 19th सेंचुरी में होता क्या है। 19th सेंचुरी में हमें ये देखना है कि ये 3 लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला चिल्ड्रेन, वुमेन एंड वर्कर। चिल्ड्रेन और वुमेन और वर्कर्स पे आखिर क्या प्रभाव पड़ता है 19th सेंचुरी में। हम जानते हैं कि जब 19th सेंचुरी आता है, यानी 18th सेंचुरी से ही क्या होता है कि स्कूलों का सेटअप किया जाने लगा था। जब 19th सेंचुरी आ गया तो बच्चों के लिए पहले हम देखेंगे, देखिए बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बच्चा पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि देखिए जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया, किताब की कमी नहीं रही, किताब छपाई होने लगा, ठीक है। अब किसी चीज़ का तो कोई इस तरीके का कमी है ही नहीं, तो बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन खोला जाने लगा। अब चूंकि प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी भी कर दिया गया, प्राइमरी एजुकेशन होने लगा, कंपलसरी हो गया, बच्चों को शिक्षा दिया जाने लगा, एजुकेशन दिया जाने लगा।
अब एजुकेशन देने के मामले में ये होता है कि उनको किताब की ज़रूरत पड़ी। अब किताब की ज़रूरत पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि प्रिंटिंग करना पड़ेगा। अब प्रिंटिंग करना पड़ेगा तो हर घर के बच्चे पढ़ेंगे, तो एक तरह से प्रेस की जो एक मतलब इम्पोर्टेंस है क्या होगा, डेवलप होगा। तो यानी होता क्या है, 19वीं सेंचुरी में बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया कि नहीं भाई तुमको पढ़ना ही है कि नहीं। दुनिया में अगर आप देखिएगा, अगर यूरोप का जो सेंटर रहा है एजुकेशन के मामले में बहुत आगे रहा, उनके मिशनरी वगैरह सब जो भी होते हैं वो एक बहुत ज़्यादा इसमें मतलब क्या होते हैं, स्प्रेड करते हैं, उसको फैलाते हैं कि नहीं एजुकेशन को फैलना चाहिए। तो हर घर हर शिक्षा का बात है यहाँ पर भी कि बच्चों को पढ़ाना है, प्राइमरी एजुकेशन देना है, कंपलसरी कर देना है। यहाँ तक कि बच्चों के लिए अलग से प्रेस भी खोला जाने लगा कि नहीं, जो भी प्रेस है ये जैसे न्यूज़ प्रेस होता है, न्यूज़ का एक अलग प्रेस होता है, किताब के लिए एक अलग प्रेस खोला जाता है, उसी तरीके से बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रेस का ही मतलब समझिए कि मतलब खोला जाने लगा। और उस प्रेस की खासियत क्या थी, उस प्रेस का इंपॉर्टेंस क्या था, उस प्रेस की इम्पोर्टेंस यही थी कि उस प्रेस में बच्चों से संबंधित जितने भी सारी किताबें थी, चाहे आप कह सकते हैं दंत कथा, लोक कथा, परियों की कथा, कई तरह का जैसे कार्टून्स वगैरह सब होता है। उस समय में कार्टून्स था, उस समय में तो टेक्नोलॉजी उतना विकसित नहीं था कि बच्चे यूट्यूब में देखकर कार्टून्स देखेंगे या इस तरीके का मनोरंजन करेंगे, नहीं। उस समय में यही था कि उनकी किताब जो होता था मोगेम्बो टाइप का, उसमें पावर मैन वगैरह इस सब टाइप के चीज़ों का क्या होता था उसमें छापा जाता था। किताब जो होता था स्कूल से संबंधित जितने टेक्स्ट बुक होते थे उस किताब उस मतलब प्रिंटिंग प्रेस में जो होता था वहाँ पे प्रिंट में वो छापा जाता था, वो प्रेस में छापा जाता था। ठीक है, उस जैसे अगर फ्रांस की बात करेंगे, फ्रांस में जिस वक्त हमारे देश में 1857 की क्रांति हो रही थी, भारत की क्रांति जो थी 1857 का विद्रोह हो रहा था, उसी समय फ्रांस में देखिएगा 1857 में ही बच्चों के लिए चिल्ड्रन प्रेस खोला गया था। तो इससे दो डेट याद रहेगा, 1857 में हमारे देश की भारत की जो क्रांति थी 1857 की क्रांति, और दूसरा उसी समय में फ्रांस में 1857 में क्या हो गया है, प्रेस खोला गया है। ठीक है, और इस प्रेस में मैंने बता दिया फेरी टेल्स, फोल्क टेल्स वगैरह सब छापा जाता था। और तो और उस प्रेस में छापते वक्त अगर किसी किताब को अगर छापा जा रहा है और उस किताब में अगर ये पाया गया कि ये जो बच्चा, ये जो दृश्य है, ये जो चित्र है, चाहे ये कोई बात है, बच्चों की मानसिकता पर, बच्चों की मेंटलिटी पर गलत इफेक्ट डालेगा, तो उस चीज़ों को क्या किया जाता था, उसको इरेज कर दिया जाता था, उसको हटा दिया जाता नहीं, ये ठीक ठाक नहीं है, बच्चों के लिए ठीक ठाक नहीं है, इसको हटा दो। बच्चों के सामने ऐसा चीज़ जाना चाहिए जो क्या हो सके उसके माइंड पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। आज के समय में तो खैर बच्चा के लिए तो कोई बड़ा चीज़ था ही नहीं, है ही नहीं। आज के समय में क्या है कि बच्चा मोबाइल उठा के कुछ भी देख सकता है, उसके लिए कोई भी चीज़ रोक टोक नहीं है। ठीक है, लेकिन उस समय में ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था कि बच्चे की मानसिकता पे गलत उसका इफेक्ट ना पड़े। तो उसमें से जितने भी वल्गर है, चाहे कोई ऐसा बात हो जो बच्चों को हित में ना हो, तो उसको क्या किया जाता था, उस मतलब बुक से, चाहे उस चीज़ों से, आर्टिकल से क्या किया जाता था, उसको हटा दिया जाता था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप अगर नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़े होंगे, अगर आपको याद होगा, तो उसमें ग्रीम ब्रदर्स की कहानी दिया गया है। दो भाई है, वो क्या करते हैं, जर्मनी का बात है, जर्मनी में क्या होता है कि वो गांव-गांव घूमते हैं, गांव में घूमकर जितने भी सारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे बैठते हैं और उनके पुराने कथा जो होता है, दंत कथा, जैसे एक राजा था एक रानी थी, इस तरीके का जो कहानी जो होता है, एक लोक कथा जो होता है, आप लोग अपने दादा दादी से जरूर ऐसी इस प्रकार की कहानियाँ जरूर सुने होंगे। और ये जो कहानी होता है वो सुन के वो क्या करते हैं, किताब का रूप देते हैं और उस किताब को क्या करते हैं, पब्लिश कराते हैं, और धीरे धीरे वो किताब जो होता है क्या होता है, फेमस होता है। तो ग्रीम ब्रदर्स का भी आप याद रखिएगा, ये लोग फोल्क टेल्स थे, दो भाई थे, पेशे से हालांकि वकील था लोग। बाद में ये लोग क्या किया कि हमारी जो संस्कृति या सभ्यता का जो प्राचीन जो कथा है, हम उसको क्या करेंगे, किताब का रूप देंगे और लोगों में क्या करेंगे, उसको हम बंटवाएंगे, यानी उसको बेचेंगे, ताकि लोग अपनी जो पुरानी जो सभ्यता है, पुराना जो कल्चर है, उससे क्या करेंगे, रहेंगे, मतलब उससे एक तरह से क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। तो ये था चिल्ड्रेन पर प्रभाव। ठीक है, कि चिल्ड्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, औरत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वुमेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वुमेन भी चुपचाप बैठी है, क्या घरों में बैठी है। 19वीं सेंचुरी से पहले, लगभग 18वीं 17वीं सेंचुरी से पहले अगर आप औरतों की स्थिति पर गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इनकी मतलब जो जीवन था कितना दयनीय था, कितना कठिन था। इनको घर के चार दीवारी में ही कैद होकर रहना पड़ता था, घर का ही काम करना होता था, मतलब घर का काम जितना भी मुख्य रूप से जो होता था ये महिलाएं ही देखती थी। लेकिन जब प्रेस जब आने लगा, जब लोगों में पढ़ाई को लेकर एक सनकपन देखने लगी, एक पागलपन देखने लगा, तो इसमें औरतें भी पीछे नहीं थी, वो भी इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी। यहाँ तक कि ये जो औरत जो थी सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करती थी, रीडर्स ही नहीं थी, एक तरह से राइटर्स भी थी। उस समय के बहुत सारे ऐसे नोवेलिस्ट देखिएगा जो किताबें लिखी है, बहुत सारे नोवेलिस्ट देखिएगा, जॉन ऑस्टिन देखिएगा, जिनमें जॉन ऑस्टिन आती है, द ब्रोनिटी सिस्टर्स है, जॉर्ज एलियट है। ये उस समय की ऐसी महिला है जिसको कह सकते हैं कि नोवेलिस्ट कह सकते हैं। इनकी कई सारी किताबें हैं जो आज भी लोग समझिए कि खरीद के पढ़ता है लोग।
ठीक है। तो वो क्या होता है, ये औरत जो है इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये औरत क्या कर रही है कि अपना जो खुद पढ़ भी रही है, और दूसरा चीज़ क्या हो रही है कि इनको जो अच्छा चीज़ लग रहा है, कविता हो, कहानी हो, चाहे नोवेल हो, वो साथ ही साथ लिखते चल रही है। और तो और ये अपने लिए पेनी मैगजीन्स मंगवाती थी। पेनी मैगजीन्स का मतलब होता है सस्ता में जो मैगजीन्स उस समय में उपलब्ध होते थे। मैगजीन्स का मतलब क्या होता है कि मैगजीन देखिए, न्यूज़पेपर होता है जो डेली आता है। न्यूज़पेपर का मतलब जब प्रतिदिन जो आपके घर में आता है वो न्यूज़पेपर हो गया, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द हिंदू हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, ये सब क्या है, न्यूज़पेपर है। अब मैगजीन में होता है जो या तो 15 दिन पे आता है, या तो साप्ताहिक हो सकता है, या तो 15 दिन पर, या महीने दिन पर। वार्षिक भी बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं। तो मैं अपने जीवन में जैसे जब बचपन था तो उस समय में हम चंपक पढ़ते थे, बाल हंस पढ़ते थे, तो ये सब चीज़ें जो थी, तो वो सब चीज़ होता है। तो फिर ये पेनी मैगजीन्स मंगाते थे। पेनी मैगजीन्स किस प्रकार का रिलेटेड होता था, तो पेनी मैगजीन्स उसमें होता था जैसे महिलाओं के लिए एक स्पेशल समझिए कि मैगजीन्स आता है, जैसे सरिता है, विनीता है, कुछ मैगजीन्स ऐसे है जो महिलाओं के ही केंद्र में रहता है। उसमें क्या होगा, महिला से संबंधित जैसे कोई खीर बना रही है, मतलब घर का कोई सामग्री बनाना हो, खाना बनाना हो, तो उसका सारा विधि व्यवस्था उस किताब में लिखा होता है। कई ऐसे आर्टिकल्स होता है जो महिलाओं से रिलेटेड होता है, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है कि कोई महिला अपने स्वास्थ्य को कैसे देखभाल कर सकती है। तो इस प्रकार के मैगजीन्स वो लोग क्या करती थी, पढ़ती थी और अपना टाइम पास करती थी। ये औरतों पे प्रभाव था, ठीक है। तो बच्चा और औरत पे हमने देख लिया, इसमें क्या मतलब व्हाट वाज द इफेक्ट्स ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ऑन चिल्ड्रेन, वुमेन एंड वर्कर इन 19th सेंचुरी। इस प्रकार का क्वेश्चन क्या हो सकता है, बन सकता है कि आखिर 19th सेंचुरी में बच्चे, औरत और वर्कर्स पे मतलब इस प्रेस का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। अब आता है थर्ड जो कैटेगरी आता है, वर्कर्स। देखिए एक एक टॉपिक को समझना है और आगे बढ़ना है। वर्कर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, वर्कर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, जैसे वर्कर्स के अगर सिचुएशन में आइएगा, जैसे कोई मतलब फैक्ट्री में काम कर रहा है, चाहे जैसे दो प्रकार का वर्कर्स, देखिए अमेरिका वगैरह सब में जाइएगा तो वहाँ दो प्रकार के वर्कर्स को डिवाइड किया जाता है। एक ब्लू कलर वर्कर्स होता है, एक वाइट कलर वर्कर्स होता है। तो देखिए ब्लू कलर जैसे एक हो गया, जैसे कि मतलब मान लीजिए शरीर से काम करना है, उसको बॉडी यूज़ करना है, ब्लू कलर वर्कर्स। वाइट कलर वर्कर्स हो गया जैसे बहुत सारा चीज़ ऑफिशियली वर्क करना है, तो इस प्रकार वर्कर्स को क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो उस समय में जो वर्कर्स जो थे, एक लाइब्रेरी का, एक समझिए लाइब्रेरी का हालांकि टेक्निक तो 17वीं सेंचुरी से ही मतलब शुरू हो गया था। यानी लाइब्रेरी रहेगा, उसमें अगर आपको किताब पढ़ना है, सपोज कीजिए कि अगर आपको किताब खरीदने की उतना पैसा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, किताब पढ़ने के लिए किसी लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी का मेंबरशिप लीजिए, चाहे कुछ पैसा दीजिए, किताब लाइए, उसको पढ़िए, और कुछ समय के अंतराल में जितना समय दिया गया उसके अंदर में उस पढ़ के फिर क्या कीजिए, उसको लौटा दीजिए। तो ये लैंडिंग लाइब्रेरी की सुविधा थी उस समय में, कि वो 17th सेंचुरी से ही चला आ रहा था, जिसमें जो व्हाइट कलर्स मिडिल क्लास वर्ग, जो लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए था, ठीक है, आर्टिसियंस के लिए था, ये सब इन लोगों के लिए क्या था, लैंडिंग लाइब्रेरी की सुविधा थी कि अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो कम से कम आप रेंट लेकर भी पढ़ सकते हैं। हालांकि ऐसी किताबों मतलब इस प्रकार की लाइब्रेरी में बहुत बड़े बड़े लाइब्रेरी होते थे, किताबों की कमी नहीं होती थी। अब एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था कि सभी किताबों को खरीद कर रख ले, तो बहुत लोग क्या करता था, इसमें जाके अपना लाइब्रेरी से कुछ पैसा देकर लेकर आकर इसको आके क्या करते थे, ये पढ़ लेते थे, ठीक है। यहाँ तक ही नहीं रुकता है, क्योंकि देखिए हम 19th सेंचुरी में हैं, तो 19th सेंचुरी में आगे जब बढ़ते हैं तो और भी आगे मतलब इनोवेशन किया जाता है, आविष्कार किया जाता है, खोज किया जाता है, फर्दर इनोवेशन में क्या है कि अब आप आगे जो है देखिए, हुआ क्या है कि धीरे धीरे हम प्रेस में बदलाव देख रहे हैं। अब 19th सेंचुरी आ गए, 19th सेंचुरी में आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसी समय में धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी का एक तरह से डेवलप हो गया है, कई सारे मेटल्स का खोज कर दिया गया है, कई सारे वैज्ञानिक का जो ये मतलब एक खोज है वो भी क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है, आइंस्टाइंस का हो गया, चाहे बहुत सारे चीज़ें, बल्ब वगैरह सब, यही सब फेज में सब क्या हो रहा है, आविष्कार हो रहा है। तो इसी सब चीज़ों में खोज भी हो रहा है। तो ये प्रेस क्यों पीछा रहेगा, प्रेस में भी क्या किया गया, बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया गया, और मेटल के बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा। पहले तो मतलब लकड़ी वगैरह सब का इस्तेमाल करके कई बहुत सारा मेहनत से छापा जा रहा था, और मेटल का इस्तेमाल किया जाने लगा। दूसरा चीज़ क्या है कि टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारा मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया। टेक्नोलॉजी में एक व्यक्ति थे न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति है जैसे रिचार्ड एम होए ने क्या किया, इन्होंने मतलब पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस बना दिया। सिलिंड्रिकल प्रेस बनाए पावर ड्रिवन। पहले तो हाथ से लेकर उसको छापना पड़ता था, हाथ से लेकर इसको खींचो, फिर दूसरा पेज निकालो, पहला पेज निकालो, फिर दूसरा, मतलब दिन भर में समझिए कि व्यक्ति को कितना मेहनत करना पड़ता था। लेकिन ये जो व्यक्ति था रिचार्ड एम होए, जो न्यूयॉर्क के थे, इन्होंने एक ऐसा प्रिंटिंग प्रेस बना दिया जो किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, बस ऑटोमेटिक सेट कर दीजिए, वो आराम से क्या कर रहा है, वो ऑटोमेटिक प्रिंट कर रहा है। और इनका जो प्रिंटिंग प्रेस का जो सबसे बड़ा खास बात था कि 1 घंटा में 8,000 शीट छाप देता था। मतलब मात्र 1 घंटा में समझिए 8,000। आप समझ सकते हैं कि कितना हाई लेवल का इनोवेशन था ये।
अब चूंकि अब तो और ज़्यादा इसमें क्या होगा, किताब वगैरह सब का चीज़, अब किसी चीज़ की तो कमी होगी ही नहीं, सब चीज़ का इनोवेशन मतलब बेस्ट लेवल पे जा रहा है। अब 1920 आते वक्त इंग्लैंड में जो होता है, इंग्लैंड में अब चीप सीरीज का भी मतलब क्या है, चीप सीरीज का मतलब होता है कि सस्ता, कि जैसे नोवेल का, जैसे कोई नोवेल है उसको एक सस्ता सीरीज का किया गया, उसको मतलब मार्केट में भेज दिया गया, मार्केट में बेचा जाने लगा। इस सीरीज को कहा जाता था सीलिंग सीरीज, इसको सीलिंग सीरीज कहा जाता था। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे वर्कर जो थे, बहुत सारे लोग थे, मतलब किताब का एक मतलब जो दीवाने जो थे, एक मतलब इस समय के अगर देखिएगा, इस समय में चीप सीरीज मतलब किया गया, बहुत कम ही दाम में मतलब आप किताब घर पे क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ किया गया। फिर हम आगे देखते हैं कि इसमें और ज़्यादा क्या, इसमें मतलब इसमें और सारा चेंजिंग क्या किया गया, इसमें चेंजिंग ये किया गया कि किताबों के लिए अब कवर भी आने लगा। कवर आप कह सकते हैं बुक जैकेट, बुक जैकेट। इस समय किताब के लिए बुक जैकेट आ रहा है, बुक जैकेट आ रहा है। बुक जैकेट का मतलब क्या हो गया, बुक कवर। पहले था कि किताब छप जा रहा है तो लोग उसको संभाल के उतना अच्छा से नहीं रख पाते थे, अब तो किताब ऐसा आ गया कि आप किताब को संभालने के लिए उसका कवर, उसका जैकेट भी आने लगा, कि आप मतलब समझिए किताब को एक इस तरीके से व्यवस्था, एक इस तरीके से उसके साथ मतलब उसके साथ मतलब व्यवहार किया जाने लगा जैसे वो कोई एक जीवित प्राणी हो, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ क्या होता है कि उस समय में डेवलप किया जाने लगा, ठीक है। अब आगे जाके 1920 के बाद अगर देखिएगा, मात्र मतलब 10 साल के बाद 1930 में आप लोग जानते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन का एक दौर था, ग्रेट डिप्रेशन, एक विश्व आर्थिक मंदी आ गई, और ये विश्व आर्थिक मंदी में सारा जो देश था एक तरह से कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से क्या हुआ, प्रभावित हुआ। तो इसी चीज़ में लोग जो था, पब्लिशर जो था, लोग डरने लगे कि भाई अब तो हो सकता है किताब पर भी इसका कहीं गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो वो क्या कर रहे हैं कि इसमें पीछे भी नहीं हट रहे हैं, मतलब सस्ता में ही किताब को क्या कर रहे हैं, दाम में बेच रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं महंगा किताब मत छापो, क्योंकि डिप्रेशन का वक्त है, मंदी का वक्त है, कुछ भी हो सकता है। तो इस समय में थोड़ा सा इसका एक डाउन इफेक्ट थोड़ा सा देखने को मिलता है ग्रेट डिप्रेशन के मतलब में। लेकिन फिर भी लोग जो पढ़ने के धुन के जो पक्के हो गए थे, जो पढ़ने की जिनके अंदर दीवानगी चढ़ गई थी, वो इस डिप्रेशन, भले ही डिप्रेशन था लेकिन वो किताब पढ़ने से पीछे नहीं हट सकते थे, वो अपना किताब पढ़ना क्या रखे थे, जारी रखे थे। इसी में आप देखिएगा, रॉबर्ट डैरेंटन का एक कोटेशन दिया है बुक में, कि वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुझे पढ़ता हुआ देख रहा है तो ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति जो प्यासा है, जो प्यासा व्यक्ति को जिस प्रकार एक पानी मिल जाता है, और जिस प्रकार प्यासा व्यक्ति पानी को पाकर जितना तृप्त होता है, जितना आनंदित होता है, जितना खुद से वो अंदर खुशी महसूस करता है, उतना ही ज़्यादा खुशी मुझे किताब को पढ़ते वक्त मिलती है। ये मतलब डैरेंटन का कहना था। और ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ता था तो मेरे सामने लैंप होती थी, उस समय में तो बल्ब का उतना हाई लेवल का यूज़ ही नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि लैंप जला के पढ़ते थे, लैंप जला के पढ़ रहे हैं, धीरे 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 लैंप का जो तेल जो होता है, उसका तेल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब फिर भी ये किताब पढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे जब लैंप खत्म हो रहा है तो ये कह रहे हैं कि अब क्या करूँ, मुझे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मतलब ये इतना अपने चीज़ पर आश्चर्यचकित है, ये कह रहे हैं कि आखिर ये आइडिया है, ये विचार है, किताबों की जो इतनी बड़ी विचार है, मेरे मस्तिष्क में कैसे प्रवेश कर रहा है। भले मैं खाना, भले 2 वक़्त, 1 वक़्त खाना ना मिले, मैं चले मुझे चलेगा, लेकिन मैं पढ़ाई को मैं नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि ये पढ़ाई जो है, मुझे लग रहा है कि मुझे एक दिन मतलब मुझे मेरी बौद्धिक क्षमता को बहुत हद तक क्या किया है, डेवलप कर दिया है। ये थी किताब की दीवानगी उस समय में। और यहाँ तक कि किताब की दीवानगी यहाँ तक ये थी कि लोग पुराने अखबार को भी, हम लोग आज का जो अखबार होता है 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल देखकर ऐसे ही उसको बाहर बगल में फेंक देते हैं। लेकिन उस समय के पढ़ाई का देखिएगा दीवानापन इतना था कि लोग पुराने पेपर को भी खरीद के उतने ही चाव से, उतने ही शिद्दत से पढ़ते थे, जितना कि आज का पेपर हम आज जो है उतना शिद्दत से नहीं पढ़ सकते हैं। समझिए इतना हाई लेवल का दीवानगी उस समय में देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ था, किस चीज़ को मतलब चिल्ड्रन, वुमेन और वर्कर पे मतलब किस प्रकार से ये प्रभाव पड़ता है, क्या चेंजिंग आता है, इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक्सप्लेन एनी 5 रीजंस फॉर ब्रिंगिंग इन लार्ज ऑफ न्यू रीडर्स अमॉन्ग चिल्ड्रन, वुमेन, वर्कर्स इन 19th सेंचुरी। कहने का मतलब है कि 5 कारण बताइए जिससे बच्चों में, औरतों में और वर्कर्स में, ठीक है, कि मतलब इनको मतलब पढ़ने का एक रीडर्स का एक लार्ज अमाउंट ऑफ रीडर्स कैसे मतलब एक नए रीडर्स मतलब उभर कर आते हैं, ठीक है। ब्रिंगिंग लार्ज मतलब क्या होता है कि इस समय में मतलब बच्चों, औरत और वर्कर्स पे क्या रीजन रहा कि ये लोग लार्ज सेक्शन में क्या हो रहे हैं कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका 5 रीजन देना है, तो मुझे लग रहा है कि आप यहाँ से 5 रीजन आराम से लिख सकते हैं कि कौन कौन सा इसमें रीजन रहा है। पहला रीजन रहा कि चिल्ड्रन प्रेस खोला गया है कि नहीं, न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया, वुमेन्स जो था रीडिंग करने लगी, राइटिंग करने लगी, है कि नहीं, वर्कर्स का इसमें मतलब लर्निंग लाइब्रेरी की सुविधा आने लगी, ये सब चीज़ें, नए नए बुक्स को प्रिंट किया जाने लगा, नए नए नोवेलिस्ट आने लगे। तो ये सब चीज़ें जो थी क्या होने लगा है कि रीडर्स सेक्शन को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, ठीक है। इनोवेशन में कैसे क्वेश्चन,
एक दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, हाईलाइट एनी 3 इनोवेशंस विच हैव इम्प्रूव द प्रिंट टेक्नोलॉजी। आप 3 रीजन को बताइए जिसने क्या किया है कि जो इम्प्रूव मतलब प्रिंट टेक्नोलॉजी को क्या किया है, इम्प्रूव किया है। तो सिंपल सी बात है, 3 रीजन तो आराम से लिख ही सकते हैं। पहला चीज़ ये है कि प्रेस मेटल का प्रेस आ गया, ठीक है। दूसरा चीज़ जो क्या, रिचार्ड एम हुए जो थे, इन्होंने पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस ला दिया, पावर ड्राइवन सिलिंड्रिकल प्रेस, ठीक है। तीसरा चीज़ में आप रीजन क्या डाल सकते हैं, तीसरा चीज़ में आप रीजन ये भी डाल सकते हैं, जो पेपर फीडिंग टेक्नोलॉजी जो था, पेपर का जो फीडिंग टेक्नोलॉजी था, पहले से क्या हो गया, बेहतर हो गया। थर्ड रीजन में हम लोग इसको ये लिख सकते हैं। तीसरा क्या है, डिस्क्राइब एनी 5 स्ट्रेटजीज डेवलप बाय द प्रिंटर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। कह रहा है कि 5 ऐसी चीज़ों को बताइए, 5 रणनीति को बताइए जो उस समय में कि प्रिंटर्स जो थे या बुक सेलर जो थे अपनी किताब को बेचने के लिए अपनाते थे। आपको ये 5 रीजन बताना है, ठीक है। तो 5 रीजन आप कैसे लिख